नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं पंचायत चुनाव की। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव भी टल गए हैं और पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे, जहां पर 28 नवंबर को ग्राम पंचायत, 30 नवंबर को क्षेत्र पंचायत और 2 दिसंबर को जिला पंचायत का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसके बाद यहां पर प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। ग्राम और क्षेत्र पंचायत के लिए आदेश जारी हुए हैं। कार्यकाल खत्म होते ही प्रशासक बैठेंगे। सचिव पंचायती राज ने आदेश जारी किए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज यूपी का दौरा रहेगा। प्रयागराज कुंभ कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे। इस समारोह में सीएम धामी शामिल होंगे। वहीं बार एसोसिएशन इलाहाबाद सीएम धामी का सम्मान करेगी। यूसीसी लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सम्मानित किया जाएगा। तो इलाहाबाद बार एसोसिएशन की ओर से ये सम्मान दिया जाएगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। और आज प्रयागराज में कुंभ कॉन्क्लेव में शामिल रहने वाले हैं सीएम पुष्कर धामी। उत्तराखंड के नए डीजीपी दीपम सेठ ने मंगलवार की शाम सीएम हाउस में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से मुलाकात की। सीएम धामी ने दीपम सेठ को शुभकामनाएं दी और कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था के साथ ही स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ भी आगे बढ़ना है। सीएम ने कहा कि एडवांस टेक्नोलॉजी से पुलिस को मजबूत बनाना है और राज्य सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाना है, जिसमें पुलिस की अहम भूमिका है। सीएम धामी ने ट्रैफिक व्यवस्था पर भी खास ध्यान देने की जरूरत बताई है। दिल्ली के दौरे से लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार की शाम को यमुना कॉलोनी चौक में काफिला रुकवाकर पुराने परिचित दुकानदारों और आम लोगों से मुलाकात की है। सीएम धामी ने उनका हालचाल जाना और अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए मुख्यमंत्री दुकानों में खरीदारी करने पहुंचे। सीएम धामी ने सरकार की अलग अलग योजनाओं का फीडबैक भी लिया और कई लोगों से बातचीत भी की गई है। निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदारों के लिए खास खबर है, जहां पर राज्य निर्वाचन आयोग ने कैंडिडेट को चुनावी खर्चे की सीमा में 50% की बढ़ोतरी कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने मंगलवार को इसके आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक नगर निगम मेयर पद पर चुनावी खर्चे को बढ़ाकर 20 से 30 लाख कर दिया गया है। 40 वार्ड तक नगर निगमों के मेयर पद प्रत्याशियों के लिए चुनावी खर्च की सीमा 20 लाख, 41 से 60 वार्ड के लिए 25 लाख और 61 वार्ड से बड़े नगर निगमों में मेयर पद के प्रत्याशी के लिए खर्चे की सीमा 30 लाख होगी। इसी तरह से नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए 6 से 8 लाख रुपए तक के चुनावी खर्च की लिमिट रखी गई है। नगर निगम सभासद के लिए 3 लाख और नगर पालिका सभासद प्रत्याशी के लिए 80,000 चुनावी खर्च की लिमिट होगी, जबकि अध्यक्ष नगर पंचायत के लिए 3 लाख खर्चे की लिमिट होगी। उत्तराखंड कांग्रेस के निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो गई है और कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए अपने प्रभारी बना दिए हैं। 13 जिलों के लिए चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, जो कि 30 नवंबर तक सभी जिलों की रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को देंगे। कांग्रेस नेता रणजीत रावत का कहना है कि ये काम तब होना चाहिए जबकि चुनाव का ऐलान हो जाए और सभी सीटों का आरक्षण तय हो जाए। रणजीत रावत के मुताबिक अभी ये काम इसलिए आसान नहीं है क्योंकि कौन कौन सी सीटों पर किस कोटे के लिए रिजर्व होगी। रणजीत रावत को उधम सिंह जिले का प्रभारी बनाया गया है। द्वारा न तो चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और न ही रिजर्वेशन जारी किया गया है। अगर किसी सीट पे जब तक ये पता ही नहीं है कि वो सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित है, तब तक उसमें
अगर रायशुमारी करने के लिए जाया जाएगा तो काम बढ़ जाएगा। मेरा अपना मत है कि जब रिजर्वेशन आ जाए हर सीट पे कि कहाँ कौन सी सीट जनरल है, कौन सी महिला के लिए है, कौन सी ओबीसी के लिए है, कौन सी एससी के लिए है, कौन सी एससी महिला की है, तो तभी जाकर के उसमें फिर वार फुटेज पे काम किया। केदारनाथ उपचुनाव में दलित वोट ने बीजेपी की जीत में रोल निभाया, तो संविधान दिवस पर सवाल यही कि क्या कांग्रेस के हाथ से दलित वोट छिटक रहा है और कांग्रेस से ज्यादा भरोसा अब दलित बीजेपी या फिर दूसरी पार्टियों पर कर रहा है। देखिए। उत्तराखंड में दलित वोट पर कांग्रेस अपना दावा करती है, लेकिन 20,000 दलित वोटर वाली केदारनाथ सीट पर इस बार अनुसूचित जाति के वोटरों ने बीजेपी का साथ दिया। ये बात बीजेपी भी मान रही है और कांग्रेस भी। तो संविधान बचाने की बात करने वाली कांग्रेस से आखिर दलित वोट क्यों छिटक रहा है? एक तरफ बीजेपी अनुसूचित जाति का स्वाभिमान जगाने के लिए रैली कर रही है और खुद ढोल बजाकर सीएम धामी दलित वर्ग से जोड़ने का संदेश दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस भले संविधान बचाने की बात करे, लेकिन दलित वोट दूर होता जा रहा है। धामी मंत्रिमंडल में इस वर्ग का चेहरा कांग्रेस छोड़ बीजेपी में पांव जमा चुकी महिला मंत्री रेखा आर्य हैं, जो इसकी वजह सम्मान को मानती है कि इस उपचुनाव में, जो कि केदारनाथ का उपचुनाव था, इसमें भी एससी समाज का पूरा आशीर्वाद, चाहे वो पुरुष के रूप में हो या मातृशक्ति के रूप में हो, पूरा आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला। क्योंकि कांग्रेस के नेता एक बार कहते हैं कि दलित समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना है और वो फिर वही केदारनाथ या बद्रीनाथ में जाकर कहते हैं कि उन्हें स्वयं मुख्यमंत्री बनना है। तो इस दोहरे चरित्र को जो है कांग्रेस के जो है इस समाज ने देखा है। तो इस करीब 82 लाख वोटर वाले उत्तराखंड में 20% दलित वोट है, जिसमें करीब 11% मैदानी जिलों में है तो 9% पहाड़ों में, जिसकी कांग्रेस से दूरी का बीजेपी पूरा फायदा उठा रही है। वहीं 2022 में हरिद्वार में बीएसपी ने 2 सीटें मुस्लिम दलित समीकरण पर जीती। कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा इस हाल के लिए पूरी पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। में अगर दलित वोट खिसक रहे हैं तो ये तो हमको पार्टी को, कांग्रेस को देखना पड़ेगा ना, वो क्यों खिसक रहा है। हम भगवान भरोसे चुनाव लड़ेंगे तो भगवान भरोसे उसके परिणाम भी के लिए भी तैयार रहें। आज केंद्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक दलितों की भागीदारी प्रशासन में, शासन में, उनके उत्पीड़न के सवाल को क्या हमने मुखरता से उठाया है क्या? खास तौर पर उत्तराखंड में कांग्रेस की नजरों के सामने दलित वोट उनका हाथ छोड़ रहा है और संविधान बचाने की बात करने वाली कांग्रेस से दलित वोट दूर जाता दिख रहा है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। देहरादून से अगली खबर है, जहां पर बीजेपी संगठन के चुनाव फिलहाल अटक गए हैं। बीजेपी संगठन में मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल नेताओं को अब कुछ और इंतजार करना होगा। बीजेपी ने प्रदेश में निकाय चुनाव होने तक फिलहाल सांगठनिक चुनाव की आगे की प्रक्रिया को रोक दिया है। निकाय चुनाव के बाद ही अब पार्टी के सांगठनिक चुनाव कराए जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश बीजेपी को पहले निकाय चुनाव पर फोकस करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में स्थानीय निकाय के चुनाव है। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव दिसंबर माह में प्रस्तावित है। सरकार इसकी पूरी तैयारी कर रही है। तो केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के आधार पर हम पहले स्थानीय निकाय के चुनाव में लग रहे हैं और उसके बाद संगठन के चुनाव होंगे। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी ने मंगलवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और देहरादून लखनऊ वंदे भारत का एक स्टॉपेज नजीबाबाद में मंजूर करने पर आभार जताया। इसके अलावा अनिल बलूनी ने कोटद्वार और रामनगर स्टेशन को आधुनिक बनाने को लेकर भी चर्चा की है और रेल मंत्री से मांग की है कि रामनगर और कोटद्वार से महत्वपूर्ण स्टेशनों के लिए सुविधाजनक ट्रेन चलाई जाए। रेल मंत्री ने भी इस पर ठोस कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। बलूनी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जल्द ही उत्तराखंड को रेल सुविधा में बढ़ोतरी की खुशखबरी मिलेगी।
उत्तराखंड के लिए ठंड का समय विंटर टूरिज्म का सुनहरा मौका, सुनहरा सीजन होता है और इस सीजन में देश विदेश से हजारों सैलानी यहां पर ठंड का आनंद लेने के लिए चले आते हैं। लेकिन इस बार ठंड में यहां पर आने वाले पर्यटकों को थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रेलवे ने 3 दिसंबर से 27 फरवरी के बीच कोहरे के चलते कई ट्रेनों को यहां पर कैंसिल करने का फैसला लिया है। वहीं कई को रीशेड्यूल कर उनके चक्कर कम कर दिए हैं। रेलवे ने इन ट्रेनों का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। प्रदेश की राजधानी देहरादून हो या फिर धर्मनगरी हरिद्वार या हल्द्वानी, लालकुआं और रामनगर जैसे स्टेशन दिसंबर से फरवरी तक इन स्टेशनों से जाने और यहां पर आने वाली कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। काठगोदाम से हावड़ा, दिल्ली जाने वाली ट्रेनों के फेरे कम कर दिए गए। वहीं दूसरी तरफ लालकुआं से अमृतसर, दिल्ली के आनंद विहार और काठगोदाम से कानपुर जाने वाली वीकली ट्रेनें पूरी तरह कैंसिल रहेंगी। रामनगर से मुरादाबाद के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन भी कैंसिल रहेगी। काठगोदाम दिल्ली के बीच रोजाना चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस हफ्ते है 3 दिन कैंसिल रहेगी, यानी कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को नहीं चलेगी। शालेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ। शालेंद्र, और क्या क्या अपडेट होने वाले हैं रेलवे की सर्विसेज में? बताया जा रहा है कि कुछ ट्रेनों को कैंसिल कर दिया जाएगा। देखिए जरूर, क्योंकि मैदान के इलाके में अब कोहरे का सीजन है और रेलवे पहले से ही अपनी तैयारियां कर देता है। लेकिन इस बार जो विशेष बात है वो वीकली ट्रेनें तो पहले कैंसिल होती ही थी, लेकिन जो रूटीन की ट्रेनें हैं, विशेष तौर पर जो पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली ट्रेन है बाग एक्सप्रेस, उसको उसके दिनों में कटौती की गई है। उसके साथ ही जो दिल्ली को जोड़ने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है और जिससे बड़ी संख्या में पर्यटक इन दोनों ही ट्रेनों से बंगाली टूरिस्ट और जो दिल्ली से आने वाले या फिर अन्य महानगरों से आने वाले जो टूरिस्ट हैं वो कुमाऊं के इलाके में पहुंचते हैं और उत्तराखंड के जो विभिन्न टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां पर पहुंचते हैं। और जो दिसंबर का महीना होता है, 1 दिसंबर से लेकर के आप जनवरी और फरवरी का जो महीना होता है, इसमें जबरदस्त संख्या में विंटर टूरिज्म का आनंद लेने के लिए पर्यटक पहुंचते हैं। देश विदेश से सैलानी पहुंचते हैं, क्योंकि एक तरफ बर्फबारी का सीजन होता है और ठंड का सीजन होता है और गुनगुनी जो धूप भी पहाड़ों में खिली रहती है, तो उसका आनंद लेने के लिए पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। ऐसे में जो ट्रेनों का कैंसिलेशन है, रूटीन ट्रेनों का जो रिशेड्यूल होना, वो अपने आप में एक बड़ा झटका है पर्यटकों के लिए। उनको अल्टरनेट व्यवस्थाएं देखनी पड़ेंगी, उनकी बसेस की व्यवस्थाएं देखनी पड़ेंगी या फिर अपने व्हीकल से आना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो वीकली ट्रेनें चलाई जा रही हैं, विशेष तौर पर गरीब रथ जो कानपुर के बीच में है और लालकुआं जो अमृतसर के बीच में जो ट्रेन चल रही है, और जो कुछ रूटीन ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेनें दिल्ली मुरादाबाद के बीच में और रामनगर के बीच में चलती हैं, लालकुआं के बीच में चलती हैं, इन सबको कैंसिल किया गया। और यही हाल जो है गढ़वाल के इलाके का, राजधानी देहरादून के इलाके का भी है। वहां पर भी कई सारी ट्रेनों को रिशेड्यूल किया गया है। तो आने वाला जो वक्त है वो कोहरे का वक्त है, इसीलिए रेलवे ने कई ट्रेनों को रिशेड्यूल करने का फैसला लिया है। लेकिन इस सब की मार जो है उत्तराखंड आने वाले पर्यटक और जो रूटीन जो उत्तराखंड के लोग बाहर रहते हैं या फिर व्यवसाय करने के लिए बाहर जाते हैं, तो उन सबको झेलना पड़ेगा, उन्हें अपनी अल्टरनेट व्यवस्थाओं से ही आना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका शालेंद्र नेगी। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के 25 साल में प्रवेश करने पर 11 नवंबर को हरिद्वार के घाटों को रोशनी से जगमग किया गया था। इसमें करीब 70 लाख का खर्च आया। खर्चों से जुड़ी हरिद्वार प्रशासन की एक लेटर पब्लिक डोमेन में आई है, जिसके मुताबिक गंगा के घाटों में उजाला करने के लिए 2.5 लाख दिए बाती, इनको जलाने के लिए 3000 मोमबत्ती और माचिस खपा दिए गए। वहीं दियों के लिए 20,000 लीटर तिल का तेल खरीदा गया। अकेले तिल के तेल की कीमत 50 लाख आई, वहीं दिए बाती की कीमत 20 लाख आंकी गई। चारधाम यात्रा पूरी हो चुकी है। मंगलवार को बद्री केदार मंदिर समिति के सीईओ विजय थपलियाल ने देहरादून में मीटिंग की। उन्होंने मंदिर समिति के सभी गेस्ट हाउस, संस्कृत स्कूल, कॉलेज की व्यवस्थाओं का अपडेट लिया है। देहरादून में सख्त भू कानून को लेकर भू कानून संघर्ष समिति के लोग मंगलवार शहीद स्थल पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे, जहां पर पुलिस ने गेट ताला लगा दिया
और किसी को अंदर नहीं आने दिया गया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने गेट के बाहर ही धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और शहीद स्थल का गेट खोलने की मांग करने लगे। हालांकि गेट के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून बनाया जाए, जिससे बाहरी लोगों को यहां पर जमीन खरीद फरोख्त पर रोक लग सके। सरकार को हम साफ संदेश देना चाहते हैं, इस राज्य में जिस तरह की लूट जमीनों की मची हुई है, जो कानून आपने बनाया उसमें जो आपने संशोधन किए हैं उनको सबसे पहले आप रद्द कीजिए, जिसको लेकर हम आज यहाँ भूख हड़ताल कर रहे हैं। जो ड्राफ्ट आप लाने जा रहे हैं, जो कानून आप बनाने जा रहे हैं, उसको पहले जनता के लिए सार्वजनिक कीजिए। देखिए, हमारी डिमांड बिल्कुल साफ है, यहाँ के संसाधनों पर हमारा अधिकार होना चाहिए, जिसमें मूल निवास का प्रश्न आता है, और हमारी जमीनें पूरी तरीके से सुरक्षित होने चाहिए, जहाँ पर एक सशक्त भू कानून का प्रश्न आता है। हमने सरकार से सीधी डिमांड करी है कि जो संशोधन 2018 के बाद जमीनों के कानून में धारा 143 में करे गए हैं, जो है 154 में करे गए हैं, वो तुरंत प्रभाव से सरकार को रद्द करने चाहिए। राजधानी देहरादून को बिजली के झूलते तारों से छुटकारा मिलने वाला है। इसके लिए बिजली विभाग करीब 950 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है। दून में क्या होगा बिजली के तारों का, देखिए। देहरादून में जगह जगह लटकते बिजली के तारों का जंजाल अब जल्द खत्म होने जा रहा है। इन लटकते तारों से शहर की खूबसूरती को भी बट्टा लग रहा है। इन तारों से छुटकारा पाने के लिए यूपीसीएल ने अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जिसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से 900 करोड़ रुपए का लोन भी मिल गया है। इन पैसों से देहरादून शहर में करीब 930 किलोमीटर की लाइनों को अंडरग्राउंड किया जाएगा, जिसमें 33 केवीए और 11 केवीए की बिजली की लाइनें भी शामिल है। वहीं यूपीसीएल का कहना है कि इस काम में जनता को दिक्कत न आए, इसके लिए आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जाएगा। हमारी जो 33 केवी की लाइन होती है वो 92 किलोमीटर अंडरग्राउंड कर रहे हैं, 11 केवी की 230 किलोमीटर अंडरग्राउंड कर रहे हैं, और एलटी होती है जिससे हम घरों में लोगों को कनेक्शन देते हैं, वो 608 किलोमीटर हम अंडरग्राउंड करेंगे देहरादून शहर में। कुछ लोग कटिया वगैरह डालते हैं, तो उसका भी समस्या का इससे पूरा 100% समाधान होगा। निश्चित रूप से डिपार्टमेंट का रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी और शहर का एक बहुत ही अच्छा ब्यूटिफिकेशन होगा। यूपीसीएल की ये योजना करीब 2 सालों में पूरी होने की संभावना है, जिससे राजधानी की खूबसूरती तो बढ़ेगी ही, साथ ही बिजली चोरी की घटनाओं पर भी रोक लगेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। विकासनगर में अतिक्रमण पर तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। झाझरा ग्राम पंचायत में कई लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर मकानों को बनाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण को चिन्हित किया और 13 अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए ध्वस्त किया गया। इसके बाद प्रशासन की टीम झाझरा में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों की सूची तैयार कर रही है, जिन पर जल्द ही एक्शन लिया जाएगा। 15 मकान हमने चिन्हीकरण कर रखा है, जिसको अभी ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। ये अभी जेसीबी लगी है यहाँ पे, और ये सब अभी हम इसको ध्वस्तीकरण करके जाएंगे यहाँ से। ये लगभग 15-20 मकान और जो चिन्हित करने। पौड़ी पुलिस ने टैक्सी बुक कर टैक्सी चालकों से ठगी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से चोरी के 7 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। दरअसल पंकज नाम का अभियुक्त पहले टैक्सी बुक करता है, फिर कैश न होने पर गूगल पे से पैसे ट्रांसफर करने की बात कहकर टैक्सी चालकों से फोन छीनकर फरार हो जाता था। अभियुक्त ने एक टैक्सी चालक के गूगल पे अकाउंट से खुद को 23,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। शातिर अभियुक्त को पुलिस ने बुआखाल के पास से गिरफ्तार कर लिया है, जिसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। पौड़ी में थलीसैंड के कपरोली गांव में विकास कामों में धांधली के आरोप लगे हैं। आरटीआई लगाकर गांव के भगत सिंह ने विकास कार्यों का लेखा जोखा मांगा तो चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई। भगत सिंह रावत का आरोप ये है कि जो कार्य विभागीय कागजों में दिखाए गए वो धरातल पर नहीं है। वहीं रेलिंग निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, सीसी मार्ग, पुस्ता निर्माण के कामों में भी धांधली हुई। इसके साथ ही मनरेगा की मजदूरी का भुगतान भी ऐसे लोगों को
दिए जाने के आरोप हैं, जिन्होंने मजदूरी का काम किया ही नहीं। गांव के लोगों ने मुख्य विकास अधिकारी से मामले की जांच की मांग की गई है। इस बिल्डिंग में सबसे बड़ी धांधली हो रही है। इसमें 16 लाख रुपए का अनियमितता दिखाई गई है। क्यों? और इसी बिल्डिंग पे हमारे गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कभी काम भी नहीं आए, उनकी 56 दिन की दिहाड़ी लग रखी है। और इस बिल्डिंग का हमें पूरी जांच चाहिए, धरातलीय जांच है हमें। नहीं तो ये मतलब एक व्यक्तिगत आदमी जो है ऐसा नहीं कर सकता है। ये बड़ी साजिश है, ये वीडियो से नीचे तक की साजिश है साहब। यहाँ पे महिला प्रधान है, पर महिला प्रधान का तो कोई अता पता नहीं है कि नहीं। पति करता है, हो सकता है कि बैंक में उसके 10 जो है वो ये करता है, प्रधान पति करता हो। इसकी भी अगर जांच हो जाए ना, वो भी पकड़ा जाएगा। कोई इस तरह का आरोप है या कोई इस तरह की अनियमितता हुई है तो उसकी जांच करा ली जाएगी। और जो अभी जैसे आपने बताया, तो इसके बारे में मैं जो वहाँ पे खंड विकास अधिकारी हैं उनसे आदेशित कर दूंगा कि इसमें इसकी जांच कर ले, क्या मनरेगा की जो मजदूरी है वो पात्र व्यक्ति को ही मिल रही है या किसी अन्य को भी इस तरह से वहाँ पे कार्य दिया जा रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। ब्रिटिश काल में जिस रेल लाइन के लिए सर्वे शुरू हुआ था, वो अब जाकर फाइनल हुआ है। सर्वे के मुताबिक 170 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनने में 49,000 करोड़ की लागत लगेगी। ऐसे में अगर ये रेल लाइन वजूद में आती है तो चाइना और नेपाल बॉर्डर के करीब भारतीय रेल की पहुंच हो जाएगी। टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन का सपना कुमाऊं के चारों पहाड़ी जिले दशकों से देख रहे हैं। अंग्रेजी हुकूमत ने 1882 में पहली बार इस रेल लाइन को बनाने का काम शुरू किया था। रेल लाइन के लिए पहला सर्वे 1912 में हुआ था। तब से अब तक 7 सर्वे हो चुके हैं। 2 सालों तक चले फाइनल सर्वे की रिपोर्ट स्काई लाई इंजीनियरिंग डिजाइनिंग ने रेलवे को सौंप दी है। फाइनल सर्वे के मुताबिक 170 किलोमीटर लंबी रेल लाइन में टनकपुर से बागेश्वर के बीच दर्जन भर स्टेशन बनाए जाने हैं। रेल लाइन के लिए 452 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण भी होना है, जिसमें 27 हेक्टेयर जमीन प्राइवेट है। टनकपुर से बागेश्वर की सर्वे का काम भी हुआ और उसी कड़ी में हमारी रामनगर से चुकुटिया होते हुए गैरसैंण तक की कनेक्टिंग रेल लाइन का भी सर्वेक्षण का काम चल रहा है। और चूंकि भारत सरकार के रेल मंत्रालय के माध्यम से और लगातार मेरी भी हम लोग भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आने वाले समय के अंदर जो हमारी ये ऋषिकेश वाली का काम होगा उसी के अंतर्गत हम इसको बजट का फॉलो करेंगे। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को केंद्र सरकार ने 2012 में राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट माना था। तब इस रेल लाइन में 54 किलोमीटर की 72 टनल प्रस्तावित थे। ये रेल लाइन टनकपुर से पंचेश्वर तक काली नदी के किनारे बननी है, जबकि पंचेश्वर से आगे ये सरयू नदी के किनारे रेल लाइन गुजरेगी। इस रेल लाइन के बनने से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर जिलों को सीधा फायदा मिलेगा। यही नहीं, पहाड़ की राह तो आसान होगी ही, साथ ही पर्यटन कारोबार को भी पंख लगेंगे। जो आज टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का पूरा सर्वे हो गया है, इससे चाहे पर्यटन की दृष्टि से हो या फिर हमारे यहाँ व्यापारिक दृष्टि से हो, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर इस क्षेत्र का कुमाऊं का विकास होगा। साथ ही हमारा जैसे टनकपुर जोनजीबी वाला भी चल रहा है, ये भी हो जाता है तो लगभग पूरा कुमाऊं इससे आच्छादित हो जाएगा। चीन और नेपाल बॉर्डर के करीब होने के कारण इस रेल लाइन का सामरिक महत्व भी है। ऐसे में अब देखना बाकी है कि फाइनल सर्वे के बाद रेल मंत्रालय कब इस रेल लाइन को जमीन पर उतारता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अब एक नजर